तहलका अंगेज खबर एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन को एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ है। झंडा एमक्यूएम का, लेकिन बस जमाते इस्लामी की एक और खबर देने वाला। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, कितने लोगों की जान गई और मामला क्या है, अंदर की खबर लेकर आया हूं। नवाब शाह में होने वाली मुलाकात का अहवाल क्या है, असल हकीकत क्या है, यह आपके सामने रखने वाला। बेटा कहीं और या बेटा नवाब शाह में, एक अहम राज। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही अहम खबरें और बहुत ही तहलका अंगेज मालूमात। खास तौर पर आज के दिन क्या हुआ है, एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब को एक बड़ा नुकसान किस सेंस में हुआ है और क्या मामलात हुए हैं, और वहां पर अल्ताफ हुसैन के झंडे और उसके साथ साथ तहरीके और जमाते इस्लामी की बस का क्या मामला हुआ। ये एक अंदर की खबर मेरे पास आई है, वो खबर मैं आपको बड़ी अहम देने वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ ही एक अहम नुक्ता ये भी मैं बयान करने वाला हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कराची में क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, ये पूरी अहम इंफॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ये बड़ी खबर भी देंगे कि दो बाप बेटे की मुलाकात हुई है, आसिफ अली जरदारी के साथ उनका एक और बेटा, और फिर इस्लामाबाद के अंदर एक और बेटे की एक और मुलाकात किस तरह से हुई है, ये पूरी तफसीलात मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए हर बार की तरह मैं आपसे गुजारिश ये जरूर करता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं और खबर पर सिर्फ ध्यान दीजिए। मेरा काम सिर्फ खबर देना है और खबर ही दूंगा मैं आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई लापता नहीं करें। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहली और एक अहम खबर की तरफ चलते हैं, और अहम खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इतनी अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, उनके मुज़ाकरात कहां पर आकर नाकाम हुए और फिर उनके कितने लोगों के साथ वाकयात रोनुमा हुए, ये पूरी तफसीलात में आपको देने वाला हूं। तो इसलिए हिम्मत रखिएगा और सब्र से जरा सुनिएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो नाम के जो हमेशा से एक बड़ा ही मारूफ इस हवाले से रहा है, फैजाबाद धरने के हवाले से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कई पहचान हो सकती है, लेकिन खास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस हवाले से ज्यादा शोहरत उसने हासिल की, वो फैजाबाद का वो धरना था कि जब उन्होंने धरना दिया था और उसके बाद उस वक्त इनके बानी यानी कि खादिम हुसैन रिजवी साहब उस वक्त जिंदा थे, उनका धरना, उसके बाद जनरल फैज वाला मामला और फिर दीगर कई मामला थे। लेकिन हर बार की तरह हमेशा ना जाने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अक्टूबर का महीना ही क्यों समझ में आता है, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह और खास तौर पर इस वक्त साद हुसैन रिजवी साहब जो कि एक बड़ी अहम पोजीशन रखते हैं और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उसके लिए भी आपको याद होगा कि यही महीने थे कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक तहरीक का आगाज किया था और उस वक्त वजीराबाद के करीब उनका धरना, उनका मार्च जाना था। उस दरमियान पूरे रास्ते में उनको रोका गया था। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब ने बड़ी खुली धमकी दी थी कि मैं इनको नहीं निकलने दूंगा, और उसके बाद बहरहाल तहरीक लब्बैक वालों के साथ मुज़ाकरात हुए और उसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हुए और फिर जो इनको कलअदम करार दिया गया था, वो कलअदम करार देने का मामला खत्म हुआ। उस वक्त कई नई सिनेरियो मौजूद थे, लेकिन इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मुजाहिरा करना चाहती थी या जो मार्च करना चाहती थी, वो उन्हें लाहौर से शुरू कर 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचना था। तहरीक लब्बैक को इस हवाले से ज़ाहिर और अक्सा, मस्जिद अक्सा के हवाले से इन्होंने इसका नाम अक्सा मार्च दिया था। अब कहानी क्या हुई है, उस हवाले से होना यह था कि ज़ाहिर जमात इस्लामी भी मुजाहिरे कर चुकी है मस्जिद अक्सा पर, दीगर जमातें भी कर चुकी है। तहरीक लब्बैक ने सिंध के अंदर भी कई हवाले से मुजाहिरे किए, पंजाब के अंदर भी कई मार्च किए उसने। लेकिन इस वाले मार्च में और दीगर मार्च में क्या फर्क था? मामला यह था कि फिर हुकूमत को यह खदशा था कि तहरीक लब्बैक अगर कराची लाहौर से निकलती है और फिर अगर वो धरना देती है और फिर वो मुतालबात की तरफ जाती है और फिर एक लंबा मामला हो जाता है, तो फिर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो सकती है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इनके दरमियान हुकूमत की आला सतह के एक मुज़ाकरात
हुए थे कि जो कि नाकाम हो गए। और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये कहा गया कि जनाब आपको रुकना पड़ेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से आज जुमेरात का दिन है, 10 तारीख को यानी कि जुम्मे के दिन इनको मार्च करना है। 7 और 8 तारीख को पंजाब में इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर कराची शहर के अंदर 8 और 9 की दरमियानी रात में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और कराची के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर इनकी गिरफ्तारियां हुई। PS 92 के अंदर भी गिरफ्तारी हुई, इनके एजाज साहब हैं उनकी गिरफ्तारी कराची शहर में हुई और पंजाब में कई इनकी गिरफ्तारियां हुई। फिर क्योंकि इनको रोकने की ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर रहा था और फिर उनको रोकने के लिए वहां पर उनका एक एहतजाज के लिए काफी लोग वहां पर मस्जिद रहमतुल आलमीन जो है यानी कि यतीम खाना चौक पर वहां पर काफी लोग जमा हो गए और उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जहां पर यह मामला शिद्दत इख्तियार करता गया और फिर वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई कारकुनान के जमा होने की इतलात मौसूल हुई। अब यह मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब हुकूमत पर प्रेशर दे रही है, लेकिन अगर ये सिर्फ पंजाब हुकूमत का मामला होता तो कराची शहर में भी इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं होता। उसके बाद यह अनाउंसमेंट किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज साद रिजवी साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसके लिए वक्त 5 बजे का मुकर्रर हुआ यानी कि जो इनके मरकज मस्जिद रहमतुल आलमीन ने यह तय हुई। लेकिन साद रिजवी के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बल्कि उनके कई और रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद यह अनाउंसमेंट हुआ कि 10 तारीख को लाजमी तौर पर मार्च निकलेगा और उन्होंने जो लोगों को भी उनका कहना यह था कि इन्होंने पहले ही इस सारे मामले को कामयाब कर दिया। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो 10 तारीख को जरूर निकल रही है और अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि 10, 11, 12 ये 3 दिन वहां पर बड़े अहम रहेंगे और क्या इन्हें पिछली बार की तरह वजीराबाद तक आएंगे फिर उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, ये सारी सूरत हाल अहमियत इख्तियार करती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो 10 तारीख को इस्लामाबाद में नमाज जुमा के बाद जरूर मौजूद होगी। तो माहौल में एक बार फिर कशीदगी देखी जा रही है, रात भर क्या सूरत हाल होगी इसमें भी बड़ी सवाल आते हैं और ये इनको रोकने का मामला मैंने आपसे फिर कहा सिर्फ पंजाब तक मुहित नहीं है बल्कि सिंध के अंदर भी है। तो एक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी भी आप करार दे सकते हैं कि ये वफाक की तरफ से ये पॉलिसी का मामला हो सकता है। अगली जो खबर यकीनी तौर पर आपको उस हवाले से तजस्सुस जरूर होगा कि जो खबर मैं देना चाहता हूं कि एमक्यूएम लंदन को क्या बड़ा नुकसान हुआ है और आज अल्ताफ हुसैन साहब का झंडा और जमात इस्लामी की गाड़ी का क्या मामला है, यह खबर मैं आपको जरूर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़े मामले पर पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था और जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जनाब मैं पंजाब की बात जरूर करूंगी और उसके बाद सिंध हुकूमत के बयानात का सिलसिला शुरू हुआ और ये बयानात में कशीदगी पाई गई और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आई कि मोहसिन नकवी साहब एक अहम पैगाम मोहसिन नकवी को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कराची बुलाया है और फिर ये बात हुई कि जनाब मोहसिन नकवी मरियम नवाज के हवाले से बात करेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूं तहलका अंगेज खबर और बड़ी खबर, इसलिए इस खबर को बड़े अहमियत से दीजिएगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि मोहसिन नकवी का पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के हवाले से जो बयानात का सिलसिला है उनसे उनका कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है और मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि मोहसिन नकवी जिस जगह की नुमाइंदगी करते हैं वो पाकिस्तान के मुतल्लिका हल्के या पाकिस्तान के आला कात हैं और उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत या रियासत के मामलात से होता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का पोर्टफोलियो और आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से जो लोग भी बात को समझते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा है कि यहाँ पर इस सतह के मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब मामला क्या हुआ है ये मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बता रहा हूँ। हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब पहले पहुंचे, आसिफ अली ज़रदारी साहब पहुंच गए थे नवाब शाह और जब वो नवाब शाह पहुंचे हैं तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब पहुंचे और आपको मालूम होगा कि जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सतह के ये मुज़ाकरात नहीं हुए। मैं आपको ये एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा हूं, आपको जरा सी चीज का अंदाजा होगा। मोहसिन नकवी ने ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द आया जिसमें इसहाक डार साहब आए, जिसमें अयाज सादिक साहब आए, इन दोनों को लाने के लिए इस्तकबाल जो किया वो मोहसिन नकवी ने किया। तो दरहकीकत जो प्रेजेंटेशन या जो मामला तय कर रहे थे वो दो तरफ से, यानी कि एक पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्कों की तरफ से और ज़रदारी साहब की तरफ साथ थे वो थे मोहसिन नकवी साहब और उन्होंने ही यहां पर इनका इस्तकबाल किया। अब आप ये जहन में रखिएगा और बड़ी अहम फुटेज को जहन में रखिएगा। जब ये मामला शुरू हुए और जब ये मुज़ाकरात के मैं आपको ये फुटेज दिखा रहा हूं एक्सक्लूसिव, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही है। इसमें आसिफ अली ज़रदारी है, मोहसिन नकवी है, अयाज सादिक है और इसहाक डार है। यकीनी तौर पर ये पंजाब के मामलात पर गुफ्तगू नहीं हुई है,
मैं आपको बहुत बवसूख जराए से बता रहा हूं और आप मेरी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि जिस सतह का पंजाब का मामला है उसमें इस सतह के मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ये बात मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं। एक बड़े अहम फैसलों का वक्त आया है और इस हवाले से एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है और ये बैनुल अक़वामी सतह के मामलात हैं कि जिस पर गुफ्तगू की जा रही है और ये पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से काफी अहम फैसलों की नोयत है। जो लोग भी इसे एक आर्जी तौर पर इस तरह से करार दे रहे हैं वो इस बात को, जो पंजाब हुकूमत के मसले को लेकर चल रहे हैं, वो गलत चल रहे हैं और इसके मैं आपको काफी शवाहिद भी दे सकता हूं। यहां पर मोहसिन नकवी साहब, जब ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई क़यादत यहां पर मौजूद नहीं है और उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब निकलते, जब ये इनको रुखसत का वक्त होता है तो उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब इनको रुखसत करते हैं और मोहसिन नकवी साहब उसके बाद भी वहां पर मौजूद होते हैं और ये मुज़ाकरात और ये मामलात रात गए देर तक चलते रहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसमें मरियम नवाज साहिबा का इशू वाला मामला नहीं है, बल्कि और आला सतह के इसमें मामलात हैं। जरा सा आप लोग क्योंकि सियासी शऊर रखते हैं तो आप जरा इस मामलात को समझ सकते हैं। जहां ये मुज़ाकरात हुए उसके अगले ही दिन, यानी कि ये मामलात हुए 8 और 9 की रात के वक्त और फिर 9 की सुबह ही वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान बातचीत हुई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसमें पंजाब का, मरियम नवाज साहिबा का डिस्कशन नहीं आया। ये मामलात, ये जो दीगर चीजें तय हो रही है, ये दीगर कानून साजी और दीगर आला हवालों से तय हो रही है कि जिसमें बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के बयानात और सिंध हुकूमत के बयानात एक बहुत छोटे लेवल के मामलात हैं, जिससे शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े मामलात हों, लेकिन जो असल मामला ये लोग तय कर रहे हैं वो उससे आला सतह के हैं। दूसरी खबर थी ये। तीसरे बड़े मामले पर आते हैं और तीसरा बड़ा मामला आता है एमक्यूएम लंदन का, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से और खास तौर पर एमक्यूएम लंदन के हवाले से। आफ्ताब बकाई साहब को एमक्यूएम लंदन ने या अल्ताफ हुसैन साहब या एमक्यूएम के साथ वाबस्ता हुए 3 साल का वो अरसा हुआ है कि जिसमें आफ्ताब बकाई साहब को इस हवाले से बड़ा अहम नाम दिया सकता है कि उन्होंने एमक्यूएम लंदन की ग्राउंड पॉलिटिक्स को जिंदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। खासतौर पर उनकी जो इब्तदा होती है वो उनकी तकरीरों पर पाबंदी के हवाले से उन्होंने पहले अदालत से रुजू किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई। कोरंगी वाले में जब रैली निकली थी उनकी गिरफ्तारी हुई और आफ्ताब बकाई साहब को इस हवाले से निसार पंवर के बाद जो दूसरा बड़ा नाम जिसने एमक्यूएम लंदन को ग्राउंड के अंदर जिंदा रखा या जिंदा रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उसमें आफ्ताब बकाई साहब एक बहुत बड़ा नाम तस्वुर किए जाते हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं उनसे, किसी के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आफ्ताब बकाई साहब एक सियासी कारकुन के तौर पर और इस उम्र में सियासी कारकुन के तौर पर नजर आए। अब गुज़िश्ता रात को आफ्ताब बकाई साहब का तबई तौर पर एक इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद ज़ाहिर है बहुत सारी र्यूमर्स थी। हमारे यहाँ पर एक रिवाज रहा है कि हमारी चाहे जितनी भी किसी के साथ सियासी दुश्मनी हो, पाकिस्तान का एक कल्चर रहा है कि हमारी जिसके साथ कोई भी मामला हो, लेकिन जब उसका इंतकाल होता है या जब उसके साथ कोई ऐसा वाक़या रोनुमा होता है तो तमाम सियासी जमातें हों या हमारे आपस के रिश्तेदारों के अख्तलाफात हों, लेकिन जनाजे में शिरकत ज़रूर की जाती है। तो इसी वजह से आफ्ताब बकाई साहब के भी ये तवक्को की जा रही थी कि शायद एमक्यूएम पाकिस्तान या दीगर सियासी जमातें या दीगर लोग भी उसके अंदर शामिल होंगे। नजरियात से इख्तलाफ किया सकता है, लेकिन ज़ाहिर सियासी कारकुन के हवाले से उनका एक बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है। आफ्ताब बकाई साहब का जनाजा असर के बाद रखा गया। अब मैं था इस खबर की तलाश के अंदर के वहां पर मामलात क्या होते हैं और किस तरीके से मामलात होते हैं और क्या सूरत हाल होती है। सबसे पहली बात वहां देखी गई कि आफ्ताब बकाई साहब के जनाजे में काफी लोगों ने शिरकत की। अब जब वो शिरकत करने के बाद, लेकिन उसमें दीगर सियासी जमातें, खुसूसन एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी या हाजिर कौमी मूवमेंट या दीगर लोग सियासी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक लब्बैक या दीगर सियासी जमातों के लोग मौजूद वहां पर नहीं थे। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक रखने वालों की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और फिर वहां पर जब उनका जनाजा मस्जिद से निकाला गया तो उनके ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब वाली जो एमक्यूएम का परचम है वो उसके ऊपर लगा हुआ था। अब खबर का अगला तसलसल यहां से आता है कि मैं, क्योंकि पहले तो मैंने ये देखा कि वहां पर किन किन लोगों की ने शिरकत की और फिर दूसरा मरहला ये था कि अब जब ज़ाहिर उनकी तदफीन उनकी रिहाइश गुलशन में थी और शाह फैसल कॉलोनी के कब्रिस्तान के अंदर उनकी तदफीन का सिलसिला था, यकीनन इसके लिए बस कन्वेंस की जरूरत होगी। तो मेरी खबर मैं ये जानना चाह रहा था कि अब उसके लिए क्या सपोर्ट हुई। हैरत अंगेज तौर पर एमक्यूएम की तरफ से, यानी जो खिदमत खल्क फाउंडेशन है, उनकी तरफ से एमक्यूएम लंदन को बस फराहम नहीं की गई और आखिर में इन्हें जो मैयत गाड़ी लेनी पड़ी वो जमात इस्लामी के जो अल खिदमत है उससे वो बस लेनी पड़ी, यानी कि जो अल्ताफ हुसैन साहब की आफ्ताब बकाई साहब का जस्ते खाकी और फिर उसके ऊपर परचम अल्ताफ हुसैन साहब का और फिर जमात इस्लामी की गाड़ी। तो अब ये भी एक बड़ी खबर के तौर पर मेरे पास थी कि आखिर ज़ाहिर ये सारी सूरत हाल और ये इंतजाम किस तरीके से मामलात होते हैं।
تو اب وہ پھر ان کا جنازہ ظاہر تدفین کے لیے شاہ فیصل کالونی گیا، وہاں پر بھی کافی لوگ موجود تھے۔ اب یہ MQM پاک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ نثار پنور صاحب ان کی گرفتار اس وقت لاپتہ ہیں ظاہر ہے، اور انور ترین صاحب ان کے لاپتہ ہیں، اور گراؤنڈ میں جو تیسرا بڑا نام تھا آفتاب بقائی صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے۔ لیکن یہ پوری خبر تھی، جو خبر کا پورا ڈھانچہ تھا وہ میں نے دیا، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے MQM لندن کے لیے ایک بڑا نقصان یہ تصور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو میں نے آپ کو دی، پوری تفصیلات کے ساتھ میں نے آپ کو تینوں خبریں دی، جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، جو میں نے کہا، وہ سب کا سب حقائق کی بنیاد پر ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔